नमस्कार, मैं सीमा सक्सेना, प्रवक्ता समाजशास्त्र, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हम समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे, जिसकी पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय और इसका पहला पाठ समाजशास्त्र एवं समाज में के भाग 1 पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के मुख्य बिंदु हैं समाज का अर्थ, समाज में बहुलताएं एवं असमानताएं, समाजशास्त्र की अवधारणा, समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान तथा बौद्धिक विचार एवं भौतिक मुद्दे। हम सबसे पहले पाठ की शुरुआत समाज से करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक अंग है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको कि छात्र स्कूल में आने से पहले इसके विषय में कोई ना कोई उसकी जानकारी होती है। तो समाज का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बड़े समूह को समाज कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली समाज की विशेषता है समाज अमूर्त है। अमूर्त का तात्पर्य है कि समाज की कोई अपरेखा नहीं होती है। दूसरी विशेषता, समाज में पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष है, यानी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आपस में सहयोग होता है और यही सहयोग कई बार संघर्ष का रूप ले लेता है। अगली विशेषता है समाज परिवर्तनशील है, यानी कि समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगर समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो समाज का विकास संभव नहीं है। अगले पॉइंट पे हम देखते हैं व्यक्ति और समाज में संबंध। क्योंकि व्यक्ति समाज का एक अंग है, इसलिए समाज और व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित होता है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य जो भी कार्य करेगा वो समाज के अंदर रहकर करेगा और समाज के नियमों के तहत करेगा। दूसरा संबंध है व्यक्ति और समाज अधिक निर्भर है, यानी कि व्यक्ति समाज पर अधिक निर्भर है। समाज के हिसाब से उसे कार्य करने हैं। अगला पॉइंट है हमारा, व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंध नहीं बन सकते। अगर हमें सामाजिक संबंध बनाने हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों के साथ मिले जुले, तभी हम एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, समाज में मनुष्य का व्यक्तित्व तैयार होता है, यानी कि समाज के अंदर जो मनुष्य का जो ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है, जो संपूर्ण विकास है किसी भी मनुष्य का, वो जो है समाज में रह करके ही तय होती है। इसको हम इस उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पश्चिम बंगाल के एक जगह गांव मेदिनीपुर, जहाँ के जंगल में एक छोटा बालक पाया जाता है जिसकी भाषा, हाव भाव, खान पान सभी एक भेड़िए के समान थे। जब इसके ऊपर शोध किया गया तो कारण पता चला कि इस बच्चे की परवरिश एक भेड़िए ने की है, जिस कारण से वो बच्चा भेड़िए के समाज की तरह, लोगों की तरह रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मनुष्य जीवन में जन्म लेने से ही हम सामाजिक प्राणी नहीं हो जाते, बल्कि सामाजिक प्राणी बनने के लिए आवश्यक है कि हम समाज के नियमों को और समाज के जो हमारे कुछ के जो कार्य हैं उन क्रियाकलापों में अपनी सहभागिता निभाएं। समाज में कई सारी बहुलताएं और असमानताएं हैं। एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है, यानी कि ये जो समाज है वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। जैसे कि किसी एक समाज के खान पान, रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति दूसरे समाज से बिल्कुल ही भिन्न होती है। व्यक्ति एक से अधिक समाज का सदस्य हो सकता है, यानी कि हम
एक समय में एक से अधिक समाज के सदस्य हो सकते हैं। हम जैसे ही समाज से एक समाज से दूसरे समाज में जाएंगे, वैसे ही हम उस दूसरे समाज का भी सदस्य बन जाएंगे। नेक्स्ट, एक समाज का दूसरे समाज से अंतःक्रिया होती है, यानी कि जब हम किसी दूसरे समाज के सदस्य बनते हैं तो हम अपने समाज की रीति रिवाज और संस्कृतियों को दूसरे समाज के अंदर समाहित करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे समाज के जो क्रियाकलाप है उनको हम समाहित करते हैं। तो इस तरीके से समाज जो है वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है। इस प्रकार हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति है, यानी कि यहाँ पर संस्कृति जो है विभिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। लोग अलग अलग जाति, धर्म, बोली, भाषा के निवास करते हैं। आगे हम इसी पाठ में चर्चा करेंगे समाजशास्त्र एवं समाज के विषय में, जिसमें सबसे पहले हम समाज के अर्थ को जानेंगे कि समाजशास्त्र कहते किसे हैं। समाजशास्त्र दो शब्दों लैटिन के सोशियस, जिसका अर्थ है समाज, व ग्रीक के लोकस यानी कि शास्त्र या विज्ञान से मिलकर बना है। अतः इसका अर्थ है समाजशास्त्र या समाज विज्ञान। तो समाजशास्त्र, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र लैटिन के सोशियस और ग्रीक के लोगस से मिलकर बना है। अगला पॉइंट है समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन है, यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूह और उसके समाज का अध्ययन करते हैं। एक सामाजिक प्राणी की तरह स्वयं हमारा व्यवहार इसकी विषय वस्तु है, यानी कि हम मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो हमारा व्यवहार भी कैसा होना चाहिए, जो समाज के अनुकूल हो। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में प्रेक्षण एवं विचार, दार्शनिक अनुचिंतनों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है। अगर हम समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में देखते हैं तो इसके अंतर्गत हम समाज के बारे में जानते हैं, प्रेक्षण करते हैं, उसके विचार, उसके दार्शनिक जो अनुचिंतन है और सामान्य बौद्धिक ज्ञान जो है, इन सब से हमारा समाजशास्त्र जो है बिल्कुल ही अलग हटकर है। आगे हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, क्योंकि समाजशास्त्र पूर्व में एक विषय के रूप में नहीं था, इसकी उत्पत्ति बाद में हुई है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रारंभ में इसका नाम सामाजिक भौतिकी था, जिसे बदलकर 1838 में समाजशास्त्र कर दिया गया। फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे, जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता है, का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। तो समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई वो सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में हुई और इसका प्रारंभ नाम सामाजिक भौतिकी था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में समाजशास्त्र का क्या नाम था, जिसे कि 1838 में समाजशास्त्र कर दिया गया। समाजशास्त्र के जनक के रूप में हम ऑगस्ट कॉम्टे या फिर हम इनको कॉम्टे भी कहते हैं, हम इनको ऑगस्ट कॉम्टे भी कहते हैं। ये समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इनका ये मानना था कि समाजशास्त्र जो है वो मानव के कल्याण में अपना योगदान देगा। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। इस समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक परीक्षणों एवं विचारों तथा साथ ही साथ दार्शनिक विचारों दोनों से ही अलग है। समाजशास्त्र जो है वो सामान्य जो बौद्धिक प्रेक्षण है या जो विचार हैं या फिर जो दार्शनिक विचार हैं, इन सब से बिल्कुल ही अलग हटकर है। समाजशास्त्र हमेशा या सामान्यता भी चमत्कारिक परिणाम नहीं देता। अर्थपूर्ण और असंदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। यानी कि
समाजशास्त्र किसी भी परिणाम पे पहुंचता है तो परिणाम पे पहुंचने से पूर्व वो उसकी छानबीन करता है, उसके पश्चात वो निर्णय पे पहुंचता है। कुछ इससे संबंधित हमारे भौतिक मुद्दे हैं जो समाजशास्त्र की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत जो पहली जो भूमिका है वो हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति। फिर औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। औद्योगिकरण के पश्चात ये जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति कैसी है, इसने जो है एक नए ही आर्थिक पूंजीवाद को जो है वो विकसित किया। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी। ये जो उत्पादन की जो उन्नति हुई है, यानी कि उत्पादन जो बढ़ा है, इसके पीछे ये पूंजीवादी व्यवस्था ही जो है एक इसके कारण है। फिर पूंजीवाद में नए अभिवृत्तियां एवं संस्थाएं सम्मिलित थी। तो पूंजीवाद के अंतर्गत जो है नई नई संस्थाएं का आविर्भाव हुआ। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा बुनना था। अधिकांश लोग गांव में रहते थे। अपने भारतीय गांव की तरह ही वहां भी कृषक एवं भूस्वामी, लोहार एवं चमड़ा श्रमिक, जुलाहे एवं कुम्हार, चरवाहे और मद्य निर्माता थे। तो अगर एक प्रश्न इससे आपको पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हम इसका उत्तर लिखेंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड हमारे औद्योगिक क्रांति का केंद्र था और इस औद्योगिकरण से पूर्व इंग्लैंड की स्थिति भी वैसी ही थी जैसे हम भारतीयों की थी, यानी कि यहाँ के लोगों का भी मुख्य पेशा खेती करना और कपड़ा बुनना था। यहाँ के लोग भी अधिकांश गांव में रहते थे और यहाँ पे किसान, भूस्वामी, लोहार इत्यादि लोग यहाँ पे रहा करते थे। समाज छोटा था या स्त्रीकृत था, अर्थात विभिन्न लोगों की परिस्थिति एवं उनकी वर्ग स्थिति स्पष्ट परिभाषित थी। जो इंग्लैंड के जो ग्रामीण समाज था वो समाज छोटा था और स्तरीकृत था, यानी कि वो विभाजित था। विभिन्न लोगों की स्थिति और उनके वर्ग के हिसाब से जो है यहाँ पे स्तरीकरण किया गया था। सभी परंपरागत समाजों की तरह यह भी नजदीकी आपसी व्यवहार की विशेषता रखता था। औद्योगिकरण के साथ ही सभी विशेषताएं बदल गई। औद्योगिकरण से पूर्व यहाँ पे भी यहाँ का समाज भी जो है वो परंपरागत समाजों की तरह था, यानी कि लोगों की आपस में नजदीकियां थी। उनके व्यवहार जो है वो एक दूसरे के साथ आपसी व्यवहार थे और इस औद्योगिकरण ने वहां के समाज की भी जो है विशेषताएं बदल दी। नई व्यवस्था का एक प्रमुख मूल पक्ष था श्रम की प्रतिष्ठा कम होना। शिल्प संघ, गांव एवं परिवार के सुरक्षित स्थानों से कार्य का अलग होना। नगरीय केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले शहर नहीं थे, लेकिन औद्योगिकरण से पहले उनका स्वरूप अलग था। यानी कि जब ये औद्योगिकरण हुआ तो इस औद्योगिकरण के अंतर्गत श्रम की प्रतिष्ठा जो है कम हो गई, यानी कि अब जो है व्यक्ति की जगह पे उसका स्थान मशीनों ने ले लिया और मशीन जो है वो कार्य करने लगी, जिस कारण से जो शिल्पी वर्ग था, गांव, परिवार, ये सभी लोग सुरक्षित स्थानों से अन्य कार्यों की ओर चले गए। धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ और उसका विस्तार हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले नगर नहीं थे, लेकिन औद्योगिकरण से पहले इस नगर के जो स्वरूप थे वो स्वरूप अलग था। औद्योगिक शहरों ने एक बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया। इसकी निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिक, नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़ भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का नितांत अभाव। इसकी अन्य निशानियों में एक था नए प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया। यानी कि औद्योगिक शहरों ने क्या किया, एक नए ही शहर को जन्म दिया। ये शहर कैसे शहर थे? यहाँ पे जो है फैक्ट्रियां थी बड़ी बड़ी, जिससे कि धुआं निकल रहा था। नए जो है श्रमिक वर्ग का उदय हुआ।
नई जो है बस्तियों के इजाद हुए, गंदगी, सफाई, इन सब चीजों का जो है नितांत अभाव था। इसके अलावा इसकी कुछ और निशानियां थी, उनमें से एक प्रमुख निशानी थी सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि जो गांव के लोग जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, शहर के अंतर्गत हम इन चीजों को नहीं देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजी कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया। औद्योगिक क्रांति से एक और जहां इंग्लैंड ने नए आयाम प्राप्त किए, वहीं भारत के अंदर इस औद्योगिक क्रांति का इसका असर जो है वो उल्टा हुआ। अंग्रेजी कारखानों से जो मशीनों के द्वारा जो तैयार माल भारत में लाया गया, इस तैयार माल के कारण हमारे भारतीय जो दस्तकार थे, उन दस्तकार जो है वो बर्बाद हो गए, क्योंकि विकसित कारखानों से माल जो है वो अत्यधिक मात्रा में आ रहा था और इसकी खपत नहीं हो पा रही थी। करे ये जो बर्बाद जो दस्तकार थे, इन दस्तकारों ने अपने पेशे को छोड़ करके दूसरा पेशा जीवन निर्वाह के लिए अपना लिया और मुख्यतः इसके लिए उन्होंने कृषि को अपनाया। कार्ल मार्क्स इस औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार कारखाने दमनकारी थे, फिर भी काफी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। उन्होंने दुनिया के मजदूरों से आह्वान किया कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, परंतु पाने के लिए पूरा संसार है। इस औद्योगिकरण के कार्ल मार्क्स विरोध करते थे। उनका कहना था कि ये कारखाने जो हैं वो दमनकारी हैं, ये श्रमिकों का शोषण करते हैं। फिर भी उन्होंने श्रमिकों से ये आह्वान किया कि अगर आप इस शोषण के विरुद्ध हटना चाहते हो तो आप सब एक हो जाओ। उनका ये प्रसिद्ध वाक्य है कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, परंतु पाने के लिए पूरा संसार है। तो इसका तात्पर्य है कि आज भी आपका शोषण हो रहा है। अगर आप सभी मजदूर एक साथ मिलकर के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे तो हो सकता है कि आपका शोषण ना हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, परंतु पाने के लिए पूरा संसार है। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास से पहले जो काम की दिन के उजाले और जीतोड़ परिश्रम के बीच आराम या सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर तय होती थी, वह अब घड़ी के अनुसार होने लगी। यानी कि औद्योगिकरण से पूर्व जो व्यक्ति अपने कार्य को दिन के उजाले में करता था और परिश्रम के बीच में वो अपने लिए आराम के लिए समय भी निकाल लेता था, या फिर जो सामाजिक जो कर्तव्य हैं, यानी कि लोगों के दुख सुख में अपनी सहभागिता निभाना, इन कार्यों को भी वो कर लेता था, जो कि इस औद्योगिकरण के अनुसार अब ये चीजें जो है वो संभव सी नहीं जान पड़ती। कारखानों के उत्पादन ने श्रम को समकालिक बना दिया। इससे समय की पाबंदी, एक तरह की स्थिर रफ्तार, कार्य करने के निश्चित घंटे और हफ्ते के दिन निर्धारित हो गए। कारखानों के उत्पादन ने क्या किया? श्रम को समकालिक बना दिया, यानी कि समय में उसको जो है बांध दिया। अब इससे क्या हो गया, जो श्रमिक हैं वो जो कार्य को कर रहे हैं, या जो हमारे कामगार हैं वो काम को जब करते हैं तो उनके पास समय की पाबंदी होती है। उनको इस निश्चित समय में ही कार्य को करना होता है और एक ही तरह के जो है उन्हें कार्य करने पड़ते हैं, जिस कारण से कार्य के जो है उनके घंटे निश्चित हो गए हैं और हफ्ते के दिन भी जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। तो आज हमने जिन बिंदु पे चर्चा की है उसका हम मूल्यांकन कर ले। पहला हमारा प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो जैसा कि हमने इसमें पहले चर्चा की थी कि समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। इस प्रकार से आज हमने
जिन बिंदुओं पे चर्चा की वो बिंदु निम्नलिखित प्रकार से थे। पहला हमारा बिंदु था समाज का अर्थ। दूसरा बिंदु समाज में बहुलताएं एवं असमानताएं, समाजशास्त्र की अवधारणा, समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान तथा बौद्धिक विचार एवं भौतिक मुद्दे। आज का हमारा गृह कार्य है, हमारे देश में समय समय पर अनेक क्रियाएं हुई, इनमें से आप किसी एक पर प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। इसमें क्रांति का परिचय, उसकी गतिविधियां, विशिष्टताएं व उसने तत्कालीन समाज को किस प्रकार प्रभावित किया जैसे बिंदु ले सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए आप पीपीटी या फिर गूगल स्लाइड की मदद ले सकते हैं। और कई सारी क्रांतियां हमारे देश में हुई, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी एक क्रांति पे आपने पीपीटी या फिर गूगल स्लाइड बना करके इसने प्रेजेंटेशन आपको देना है। आशा करती हूँ कि आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बिंदु पे अब हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।